नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस टीचर आकांक्षा अनुभूति एक बार फिर से जुड़ गई हूँ आपके साथ, आपके अपने चैनल, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के चैनल डीईओ ऑफिस गोपालगंज के प्लेटफॉर्म से। बच्चों, आप जानते हो कि इस चैनल पर हम आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। अध्यायवार चल रहे हैं और लगातार बहुत अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। अब ये आप पर है कि आपके लिए संसाधन उपलब्ध है, लेकिन आप उनका कितना बेहतरीन उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप जानते हो कि हम पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों के ही दो दो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम कवर करा चुके हैं। आज का जो ये वीडियो है, ये इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था के अध्याय 2 राष्ट्र और राज्य की आय के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं लेके आई हूं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस अध्याय से बन सकते हैं उनकी भी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इसको। आज के इस लेक्चर में आप देख रहे हो कि हम अध्याय 2 महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थव्यवस्था को कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं बच्चों इसको। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, आप देखते भी चलिए और साथ साथ इसका उत्तर भी सोचते चलिएगा, और मैं तो खैर बताऊंगी कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास स्क्रीन पे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और प्रोफेसर के.एन. राज। जैसा कि चैप्टर को पढ़ने के समय हम बहुत अच्छे से इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, और याद कीजिए मैंने कहा भी था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रश्न बनता है। देखिए, पहला प्रश्न ही इससे आपके सामने है। इसका सही उत्तर है ग, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जो जिन्होंने, आप देखोगे कि 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में पहली बार इन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, और प्रति व्यक्ति आय की भी अनुमानित गणना इन्होंने की थी, जिसमें कि केवल 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय यहां पर उन्होंने बताई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। दूसरा हमारा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शंस आपके सामने है, पटना, गया, शिवहर और नालंदा। इसका सही उत्तर होगा बच्चों क, पटना। सही उत्तर होगा क, पटना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अभी इसके तुरंत पहले हमने प्रश्न देखा कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, लेकिन यहां जो हम प्रश्न देख रहे हैं, दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट हमारा इस सीरीज का तीसरा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी कि न्यूनतम है। ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, शिवहर और सीतामढ़ी। बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ग, शिवहर। तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, न्यूनतम है? उत्तर होगा शिवहर। इसके पहले का प्रश्न भी याद रखिएगा, सर्वाधिक किसकी है? तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है पटना की। एकदम इन दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है। देखो बच्चों, क्या होता है, कई बार प्रश्न हमारे सामने आते हैं और थोड़े से एक दो शब्द ऐसे होते हैं, थोड़े भारी भरकम देखने में लगते हैं, लेकिन उसे देख के डरना नहीं है। जब आप उस प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है। यहां भी पूछा जा रहा है कि भारत में जो संस्था सर्वमान्य, यानी कि जो सब, जिसकी गणना को सब मानते हैं, आप और मैं इसकी गणना कर दे राष्ट्रीय आय की, तो क्या कोई मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि हम ऑथोराइज्ड नहीं है। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी संस्था है जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है और सभी लोग उसको मानते हैं, ऑथेंटिक है, प्रमाणित है। तो उसके ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बच्चों, इसका सही उत्तर है क, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।
यानी कि CSO। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? ऑप्शंस आपके सामने है बच्चों। प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर केन्स ने, रेगनर नक्स ने या पिगू ने? इसका सही उत्तर है बच्चों ग रेगनर नक्स। याद रखिएगा, रेगनर नक्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारे आज के इस लेक्चर का, आज के इस वीडियो का, यानी कि हमारे अध्याय 2 अर्थव्यवस्था का, कि प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो याद कीजिए, जब आप प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा पढ़ते हैं तो ही आप कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की जो औसत आय होती है, यानी कि उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो हमें ज्ञात होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कहने का अर्थ कि इसकी परिभाषा में ही इसका गणितीय सूत्र भी छुपा हुआ है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। राष्ट्रीय आय बाय कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बाय राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय गुना कुल जनसंख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको फिर से बताया बच्चों कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें जो प्राप्त होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो इस लिहाज से हमारा उत्तर होगा क राष्ट्रीय आय बाय कुल जनसंख्या। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया था? इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आपका एक नंबर सिक्योर हो जाता है। हर प्रश्न के साथ एक एक नंबर सिक्योर होता जाता है। तो प्रश्न हमारा क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया था? हमारा पहला ऑप्शन है अगस्त 1947 में, अगस्त 1949 में, जनवरी 1951 में, या मई 1954 में? सही उत्तर है बच्चों अगस्त 1949 में, यानी कि ख। यह समिति प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में बनाई गई थी। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया था, तो याद रखना है उत्तर होगा अगस्त 1949, अगस्त 1949। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? देखिए अभी हमने बिहार के विषय में पढ़ा कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब हमारे पास प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। बिहार, पंजाब, हरियाणा या गोवा? बिहार, पंजाब, हरियाणा या गोवा? सही उत्तर है बच्चों घ गोवा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो जब आप प्रश्न पढ़ते हो बच्चों और आपने टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो आपके दिमाग में तुरंत ये आती है बात कि ये होता क्या है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। और जब आप ये परिभाषा याद कर लेते हो तो क्वेश्चन का आंसर अपने आप आपको मिल जाता है। तो याद कीजिए परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी देश में उत्पादित, है ना, किसी भी देश में उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, और साथ ही साथ देश के लिए जो विदेशों से भी प्राप्त होता है, जब इस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होती है राष्ट्रीय आय, है ना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, बिल्कुल ये सही है, ऐसा तो होता ही है। और ख है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, चलिए भाई ये भी होता है। तीसरा ऑप्शन है ऊपर दिए गए क और ख दोनों, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही उत्तर सही है, तो ग भी सही मिल गया हमें।
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अब आप बताओ आप क्या लिखोगे, इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा ऊपर दिए गए क और ख दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों को मिला करके हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्पादन के भूमि नामक साधन को उसके बदले में प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है? तो जब बच्चों इस चैप्टर को हमने शुरू किया था तो हमने सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ा था कि उत्पादन के जो अलग अलग साधन होते हैं, जैसे भूमि, श्रम, उद्यम या साहस, पूंजी, इन सब के बदले में हमें किस किस रूप में आय प्राप्त होती है। तो यहाँ यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्पादन का जो साधन होता है भूमि, उस भूमि से आय किस रूप में प्राप्त होती है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। हमारे ऑप्शंस है मजदूरी, ब्याज, लगान या लाभ। क्या है? मजदूरी, ब्याज, लगान या लाभ। सही उत्तर है बच्चों, भूमि से हमें लगान यानी कि रेंट के रूप में आय प्राप्त होती है। यहाँ भूमि का अर्थ सिर्फ जमीन नहीं है, भूमि का अर्थ जमीन भी है, भूमि का अर्थ मकान भी है। अगर आप ऐसे समझिए कि अगर आपका अपना मकान है और उस मकान को आपने किसी को किराए पर दे रखा है, तो आपको उस मकान से आय कैसे प्राप्त हो रही है? रेंट के रूप में, है ना। अगर आपकी जमीन है और आपने उस जमीन को किसी और को दे रखा है खेती करने के लिए, तो वो आपको आय किस रूप में देगा? उस जमीन के रेंट के रूप में, लगान के रूप में देगा, है ना। बाकी को भी बात कर लेते हैं। मजदूरी किस चीज के बदले में हमें मिलती है? मजदूरी मिलती है श्रम के बदले में, उत्पादन के साधन को देख रहे हैं। ब्याज किसके बदले में मिलता है? ब्याज मिलता है पूंजी के बदले। लगान तो हमने देख लिया, भूमि के बदले मिलता है। और लाभ किसके बदले मिलता है? साहस या उद्यम के बदले, है ना। साहस या उद्यम के बदले लाभ मिलता है। तो ये बच्चों ये क्या है, ये इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि उत्पादन के किस साधन के बदले हमें किस रूप में आय की प्राप्ति होती। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय का जिक्र किया था? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे भी हमने चर्चा की थी। एक बार फिर से आप प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए और फिर मुझे फिर आप खुद सोचिए, मुझे क्या बताएंगे, मैं तो आपको बता ही रही हूँ। आप खुद सोचिए कि उत्तर क्या हो सकता है। फिर से प्रश्न पढ़ रही हूँ। दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय का जिक्र किया था? बच्चों अभी कुछ देर पहले हमने एक और प्रश्न किया था, उसमें भी हमने यही देखा था कि किसने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। उसका उत्तर था दादा भाई नौरोजी, और यह भी था कि उन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना 20 रुपए प्रति व्यक्ति के रूप में की थी। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी जो बड़ी प्रसिद्ध हुई थी और उस पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रीय आय की चर्चा की थी। आपको बताना है कि उस पुस्तक का नाम क्या था। मैं ऑप्शंस पढ़ रही हूं। पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तीसरा ऑप्शन है भारत की अर्थव्यवस्था, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बच्चों होता क्या है कि जब हम चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हमें ऑप्शंस अक्सर कुछ ऐसे मिलते हैं कि हमें लगता है ये तो सारे के सारे सही उत्तर लग रहे हैं। आप देखिए जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको सारे उत्तर सही लगेंगे, सारे एक जैसे लगेंगे। भाई हर किसी में तो भारत की इकोनॉमी का ही जिक्र है, हर किसी में भारत की अर्थव्यवस्था का ही जिक्र है, तो फिर कैसे उत्तर निकालें? उत्तर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और यहाँ उत्तर क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ये बड़ी अजीब बात है। पॉवर्टी तो चलो समझ में आ रहा है कि गरीबी के विषय में इन्होंने भारत की चर्चा की होगी, लेकिन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का मतलब क्या है? क्योंकि 1868 तो वो समय था जब भारत में ब्रिटिश रूल था और बड़े परवान पर चढ़ रहा था। लगातार उनकी पकड़ हमारे देश पे मजबूत होती जा रही थी। फिर इसका नाम अन ब्रिटिश रूल क्यों लिखा? इसका रीजन है बच्चों, इसका रीजन क्या है कि ये एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा समय था जब पूरे विश्व के आधे लगभग हिस्से पर ब्रिटेन का रूल था, और ब्रिटेन एक बहुत ही संपन्न, बहुत ही समृद्ध, बहुत ही शक्तिशाली देशों में जाना जाता था, शक्तिशाली संघों में जाना जाता था, ऐसा कहिए।
ब्रिटेन का अर्थ ही था समृद्धि, शक्ति, संपन्नता। लेकिन इसके उलट, जबकि भारत ब्रिटिश रूल के अंदर था, लेकिन फिर भी भारत की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी, बड़ी ही खराब थी। ब्रिटेन के इमेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बड़ी बुरी स्थिति थी भारत की। इसीलिए इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि भारत जिसमें ब्रिटिश रूल तो है लेकिन अन ब्रिटिश रूल है, क्योंकि ब्रिटिश रूल का मतलब होना चाहिए था कि संपन्नता और समृद्धि रहे, भारत एक धनी देश हो, एक अच्छा देश हो, विकसित देश हो, विकासशील देश हो, एक बढ़िया देश हो, लेकिन इसके बिल्कुल उलट स्थिति थी। तो यहां उत्तर क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? अब चलिए इसको देखेंगे हम। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है सरकार की आय, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, तीसरा ऑप्शन है उत्पादन के साधनों की आय, और चौथा ऑप्शन है पारिवारिक आय। भाई ये तो सारे के सारे आय ही हैं। फिर अब सोचने की बात यह है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है राष्ट्र की आय। तो एक बार सोच के देखिए कि ये चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर बाकी के तीनों आ जाते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है भाई? तो ये ऑप्शन है उत्पादन के साधनों की आय। जी हाँ, उत्पादन के साधन की हम बात करें तो उसमें भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, उद्यम, ये सारे के सारे आ जाते हैं। और यही तो है, सरकार की आय भी वही होगी जो उत्पादन के साधनों की आय होगी। सार्वजनिक उपक्रमों में भी उत्पादन ही हो रहा है, पारिवारिक आय में भी कहीं ना कहीं उत्पादन की एक्टिविटी में ही लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन ग, उत्पादन के साधनों की आय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीडीपी पे भी हमने चर्चा की थी बच्चों चैप्टर को पढ़ते समय, और मैंने आपसे कहा भी था और सही बात भी है कि आप अपने दैनिक जीवन में, अखबारों में, न्यूज में, किताबों में जीडीपी की चर्चा कई बार सुनते होंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म हमें बताना है, पूर्ण रूप जो होता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये होता है बच्चों, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू आय। सकल यानी कि ग्रॉस यानी कि पूरे तरीके से, घरेलू यानी कि अपनी सीमा के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन, है ना। तो यहां ऑप्शन सही क्या होगा? क, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जो कि जीडीपी का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इनमें से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शंस आपके सामने है, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और बांग्लादेश। ऑप्शन ही कुछ ऐसे दिए गए हैं जो हम आसानी से एलिमिनेट करके भी आंसर ले सकते हैं, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था है। भारत है क्या? नहीं, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे विकास हो रहा है। अभी हमारी जो आय आती है, राष्ट्रीय आय, उसमें ज्यादातर हिस्सा हालांकि तीसरे क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से आ रहा है, लेकिन इसका जो अनुपात है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी पूरे तरीके से हम विकसित नहीं हुए हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो अभी हमसे बहुत ज्यादा पीछे है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था है। और बांग्लादेश को देखें तो बेचारा हमारा पड़ोसी देश है, तो वहां तो अभी विकास की बहुत सारी अपेक्षाएं बाकी हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट बाकी हैं। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? अमेरिका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली मुख्य कठिनाइयां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली मुख्य कठिनाइयां कौन कौन सी हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना, मूल्य मापने में कठिनाई, या इनमें से सभी। तो बच्चों
जब इस टॉपिक को हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, तो आप याद कीजिए हमने इस पे बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की थी कि जब सपोज आप अपने क्लासरूम में मीटिंग रूम में चेयर्स की, टेबल्स की, बेंचेस की काउंटिंग करते हैं, तो कई बार आप एक ही बेंच को 2 बार गिन लेते हैं। कई बार आपको लगता है कहीं छूट तो नहीं गया, और कोई छूट जाता भी है ना। तो इसी तरीके से आप एक क्लासरूम का बेंच नहीं गिन सकते सही तरीके से। आप सोचो कि राष्ट्रीय आय की गणना करने में कितनी दिक्कतें होती होंगी। कई बार आंकड़े एकत्र नहीं हो पाते हैं, सही इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाती है। कई बार क्या होता है कि दोहरी गणना हो जाती है, हमने जिस चीज को काउंट किया दोबारा भी उसको काउंट कर लेते हैं। कई बार चीजों का सही मूल्य नहीं पता चल पाता कि आखिर इसकी सही कीमत क्या रही है। तो ये सारी की सारी दिक्कतें आती हैं। यहाँ उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सारी समस्या आती हैं राष्ट्रीय आय की गणना में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। बिहार राज्य की आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। ऑप्शन है हमारे पास कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों ये जो प्रश्न है आपकी पुस्तक से लिया गया है। जब आप अपनी किताब में इस टॉपिक को देखोगे वहां पर इसी चीज के पास बिल्कुल लिखा हुआ है कि अभी भी बिहार में, हालांकि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है, जो टर्शियरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है, लेकिन इसके साथ ही साथ बिहार में अभी भी बहुत बड़ी आबादी का एक बड़ा अनुपात, एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उत्पादन का जो कार्य करते हैं वो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र, क्योंकि ये लोगों की आजीविका से संबंधित प्रश्न संबंध में पूछा गया है यहाँ पर आपकी पुस्तक में। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुल उत्पादन और उस उत्पादन को करने में किए गए खर्च के अंतर को क्या कहा जाता है। कुल उत्पादन और उसको करने के जो खर्च आता है उसमें, उसको क्या कहते हैं, इस अंतर को। अब देखो कि मैंने इस बात को आपको बताया था कि हमारा जो कुल उत्पादन होगा, है ना, यानी कि जो ग्रॉस होगा, और साथ ही साथ एक टर्म मैंने आपको बताया था, एक तो हो गया ग्रॉस, और एक टर्म मैंने आपको बताया था मूल्यह्रास, है ना, कि आप सपोज आपने कहीं पर उत्पादन के लिए जो भी कार्य किया, सपोज आपने कपड़े की फैक्ट्री में पैसे लगाए, कपड़े उत्पादित किए, अब उन कपड़ों के लिए आपने कच्चा माल मंगाया, उस कच्चा माल को मंगाने के लिए आपने उसके लिए पैसे दिए। तो अगर आपने जो कुल उत्पादन किया वो सपोज कर लिया आपने 1 करोड़ का, है ना, लेकिन आपने इसमें 10 लाख का कच्चा माल भी लगाया, है ना, तो आपका कुल उत्पादन जो है वो सही में कितना हुआ, जो नेट उत्पादन हुआ वो हुआ 90 लाख। यानी कि इसको हम कहेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्यों कहेंगे, क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट किया उस मूल्य को आपने कम कर दिया, किसमें से, कुल उत्पादन में से। तो कुल उत्पादन और उसको उत्पादन को किए गए खर्च में क्या निकला आपका, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बचत, यानी कि सेविंग्स को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। सेविंग को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है। ऑप्शंस को देखते हैं। व्यक्ति की आय, बाजार की स्थिति, वस्तुओं की कीमत, या इनमें से कोई नहीं। आप देखो बच्चों कि बाजार की स्थिति क्या है और वस्तुओं की कीमत क्या है, इन दोनों पर के अपेक्षा सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि व्यक्ति की आय कितनी है। अगर बाजार में चीजों की कीमत ज्यादा भी है, वस्तुओं की कीमत भी ज्यादा है, तो भी अगर व्यक्ति की आय सेटिस्फैक्टरी है, सही है, तो बाजार की स्थिति और वस्तुओं की कीमत होने के बाद भी उसकी बचत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर व्यक्ति की आय बहुत ही कम है,
ठीक नहीं है तो फिर बचत की स्थिति ठीक नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्रभावित करेगी? व्यक्ति की आय। उत्तर हो गया क, व्यक्ति की आय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? ये आज के समय में हम काफी आगे निकल चुके हैं 2008-9 के अनुपात में उसके अपेक्षा, लेकिन आप देखोगे प्रश्न के साथ लिखा भी है कि यह पुस्तक के आंकड़ों के अनुसार पूछा जाता है। आपकी जो पुस्तक है, आपकी जो किताब है, उसमें जो आंकड़ा दिया गया है उसके अनुसार इस प्रश्न को पूछा जाता है। प्रश्न क्या है कि 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? तो इसको हम जब देखेंगे ये आएगा ख 25,494 रुपए। 25,494 रुपए और भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय बताई गई थी कब? 2008-9 के आंकड़ों के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में से जब पूंजी की घिसावट, जिसे हम मूल्यह्रास भी कहते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी बात की, जब इसको घटा दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? सकल घरेलू उत्पाद में से यानी कि जीडीपी में से। यहां राष्ट्रीय आय की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। जब उसमें से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या प्रति व्यक्ति आय, या फिर वास्तविक आय। तो देखिए बच्चों, इसका जो सही उत्तर है वह है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद कीजिए जो पिछला प्रश्न हमने किया था कि कुल उत्पाद में से, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब हम मूल्यह्रास को घटा रहे थे तो हमें नेट एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी में से घटा रहे हैं तो हमें मिल रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों की जो लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में इस अध्याय से पूछे जा सकते हैं। देखो, जब आपकी परीक्षा का रिजल्ट कैसा होगा, आपकी परीक्षा कैसी जाएगी, ये बहुत हद तक महत्वपूर्ण है, इस तरीके से कि आप एक विद्यार्थी के साथ साथ एक परीक्षक, एक प्रश्न सेट करने वाले क्वेश्चन सेटर की नजर से भी चैप्टर को पढ़ें। आप देखिए कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको प्रश्न बनाना होता तो आप कहां से प्रश्न उठाते, कैसे प्रश्न बनाते, और जब आप इस तरह सोच लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि चैप्टर के किन किन पॉइंट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस तरह के टॉपिक से आ सकते हैं। दीज आर जस्ट सैंपल्स, ये सैंपल के रूप में है, इसको समझिए, इनके उत्तर लिखिए और खुद से भी प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, आय से आप क्या समझते हैं, यानी आय की परिभाषा। तो सबसे पहला ही टॉपिक हमने आय की अवधारणा के विषय में चर्चा की थी, आपको याद होगा। दूसरा प्रश्न मैंने दिया है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। जब राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए कहा जा रहा है तो आपको इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीजें आप एक साथ पढ़ते हो कि किस तरीके से राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर आपको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। इसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया है कि राज्य की आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है ना। एक राज्य, आप इसको ऐसे समझिए कि भारत की आय राष्ट्रीय आय हुई और बिहार की आय राज्य की आय हुई। बिहार जैसे हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं, तो इन 28 राज्यों की जो अलग अलग आय है वो राज्य की आय है, लेकिन जब हम राष्ट्र की आय की बात करते हैं तो वो इन 28 राज्यों को मिला करके जो एक पूरा राष्ट्र बन रहा है, हम उस राष्ट्र की आय की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। जब हम राष्ट्रीय आय समझ लेते हैं तो प्रति व्यक्ति आय का उत्तर लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जब भी आप बच्चों इसका उत्तर लिखें प्रति व्यक्ति आय का, तो परिभाषा और गणितीय सूत्र ये जरूर लिखें। मैं हमेशा कहती हूं अपने स्टूडेंट से कि जितने नंबर का प्रश्न है, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 2 से 3 पॉइंट में आंसर दीजिए, हमेशा पॉइंट में आंसर दीजिए। सोशल साइंस की परीक्षा का, बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आंसर जो कॉपी चेक करने लोग बैठते हैं तो वो यही देखते हैं
कि बच्चे ने पॉइंट में आंसर दिए हैं कि नहीं दिए हैं, और दिए हैं तो कितने वैलिड पॉइंट लिखे हैं। बिकॉज आप पूरी की पूरा ऐसे लिख दो, पूरा का पूरा पेज भर दो, 4-5 पेज, और उसमें कंटेंट ना हो, पॉइंट्स में नहीं हो, चीजें हाईलाइट नहीं हो, तो परीक्षक के पास इतना समय नहीं होता कि 2 घंटे लगा के पढ़ेगा। वो एक सरसरी नजर इसलिए डालेगा कि बच्चे ने इसमें कहानी लिख के तो नहीं रख दी है ना। तो आप पॉइंट्स में लिखा कीजिए। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 से 3 पॉइंट, 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 से 5 पॉइंट तो आप लिखा ही कीजिए। आपके आंसर को भी ये, आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप इसकी तैयारी भी अच्छे से कर सकेंगे और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। इसके बाद है प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। देखिए दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं, क्योंकि आप प्रति व्यक्ति आय क्या है लिखेंगे तो भी आपको परिभाषा लिखनी होगी, तो भी आपको सूत्र लिखना होगा, और प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है इसमें भी आपको वही बातें लिखनी होंगी, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है। अगला प्रश्न है मौद्रिक आय और वास्तविक आय में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। इसको भी जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से आपको दोनों में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताने का तरीका बच्चों होता है कि आप पेज को, जो पन्ना है आपका जिसपे आप लिख रहे हैं, उसका पार्टीशन कीजिए, 2 भाग कीजिए और सामने सामने डिफरेंसेस को लिखिए। ये आपके आंसर को सुंदर, प्रेजेंटेबल और मार्क्स लाने वाला बनाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन विधि क्या है। हमने बहुत सारी विधियों की चर्चा की थी राष्ट्रीय आय मापने में, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, है ना। तो इन सारी विधियों को अच्छे से पढ़िए और हर विधि के लिए कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स में आप उत्तर दे सकें, इसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। चीजें बहुत आसान है, आपको थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा, थोड़े से आपके पास शब्द अच्छे होने चाहिए, बहुत ही ईजी है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय मापने की आय विधि भी पूछा गया, देखो यहाँ राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि, अभी मैंने ये सब आपको बताया। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जीडीपी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, इन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसका आंसर दीजिए, 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट कम से कम लिखिए। फिर है राष्ट्रीय आय के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। अब राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी चीजें होती हैं, अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा की कि राष्ट्रीय आय में जो कुल जो अंतिम उत्पाद होते हैं, है ना, फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, और जो फाइनल सेवाएं होती हैं, कुल अंतिम उत्पाद और सेवाओं के कुल मूल्य के योग को, और उसके साथ साथ जो विदेशों से आने वाली आय होती है उसको भी उसमें जोड़ा जाता है, तब जाके वो बनती है हमारी राष्ट्रीय आय। इसके साथ ही अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय के महत्व को संक्षेप में लिखिए। राष्ट्रीय आय कितनी जरूरी है, आप अपने परिवार से सोच लो, आपकी पारिवारिक आय का कितना महत्व है आपके परिवार में, है ना, कितनी सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं, कितने सारे रिसोर्सेज उससे आते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय का महत्व, आपके बुक के चैप्टर में अंतिम टॉपिक भी यही है कि हमारे देश के विकास में राष्ट्रीय आय का और प्रति व्यक्ति आय का क्या महत्व है। और देखिए ये प्रश्न भी यहाँ पर आया है। फिर है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम होने के 2 कारण बताइए। बच्चों जब हमने बिहार की आय पे चर्चा की तो हमने पहला ही सेंटेंस पढ़ा था कि बिहार को भारत के बीमारू और पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, और इसके कारण भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी डिटेल में कि क्या क्या कारण है कि बिहार पिछड़े राज्य में और बीमारू राज्यों में माना जाता है, और यही महत्वपूर्ण कारण है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। तो इन्हीं चीजों को यहाँ आपको लिखना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय के आकलन में आने वाली 2 कठिनाइयां लिखिए। ये तो अभी अभी हमने चर्चा की प्रश्नों में भी कि कौन कौन सी कठिनाइयां राष्ट्रीय आय के आकलन में आती हैं, चाहे वो चीजों की दोहरी गणना की बात हो, चाहे वो मूल्य के अनुमान की कठिनाई हो, या फिर आंकड़े सही तरीके से इकट्ठा होने की कठिनाइयां हो। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय की क्या भूमिका है। ये बिल्कुल देखो, ये जो प्रश्न है और ये जो प्रश्न है दोनों एक ही प्रश्न है, पूछने का तरीका अलग है, उत्तर एक होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ लानी है। आपको देखना है कि एक ही प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कंटेंट लिखना क्या है। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक आय और नाम मात्र आय में अंतर बताइए। आखिर वास्तविक आय क्या होती है, जो सच में दिखाई भी दे रही है और महसूस भी हो रही है और हमारे उपयोग योग्य भी है, और नाम मात्र आय का मतलब हुआ कि सिर्फ हम ऊपर से देख रहे हैं आंकड़ा, लेकिन चीजें हमारे तक पहुंच नहीं पा रही हैं। राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है। राष्ट्रीय आय जो राष्ट्र की आय है, और व्यक्तिगत आय जो हमारी आपकी, यानी आप कह सकते हो कि प्रति व्यक्ति आय की तरह है।
राष्ट्रीय आय का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? चीजें वही हैं, ये भी राष्ट्रीय आय का महत्व ही है, आर्थिक विकास में इसका जो उपयोग होता है वही चीज है। बस आपको लिखने का तरीका प्रश्न के हिसाब से ढाल लेना है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे पानी को ग्लास में रखो, मग में रखो, कप में रखो, शेप बदल जाएगा लेकिन पानी वही रहेगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखो ऐसे ही टॉपिक से बने हैं, क्योंकि लगभग सारे टॉपिक हमने लघु उत्तरीय में कवर कर लिए हैं। राष्ट्रीय आय क्या है और इसकी विभिन्न परिभाषाओं का वर्णन करो। आपने देखा है बच्चों कि इसकी परिभाषाएं प्रोफेसर मार्शल ने दी है, बहुत लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है, तो आपको राष्ट्रीय आय बताना है और जो अलग अलग लोगों ने इसकी परिभाषा दी है उसके विषय में चर्चा करनी है। राष्ट्रीय आय मापने की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो चर्चा हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों में टुकड़ों में की थी, अलग अलग प्रश्नों में की थी, वो यहाँ एक ही बार पूछ लिया गया है। आपको आय विधि, आपको व्यय विधि, उत्पादन विधि, इन सारी चीजों की चर्चा करनी है। राष्ट्रीय आय के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए ये प्रश्न तो हमें लघु उत्तरीय में भी आया था। अंतर क्या है, वहां आपको 2 से 3 पॉइंट लिखने हैं और यहाँ आपको 4 से 5 पॉइंट कम से कम लिखने हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन में आने वाली कठिनाइयों की व्याख्या कीजिए। देखो अभी हमने कुछ देर पहले इस पे भी चर्चा की। राज्य की आय और राष्ट्रीय आय में अंतर लिखिए। देखो क्वेश्चन वही है, प्रश्न वही है, लघु से दीर्घ में, दीर्घ से लघु में शिफ्ट किया गया है। आपको बस इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप हर प्रश्न के 4 से 5 पॉइंट तैयार कर सकें, ताकि अगर लघु उत्तरीय में है तो 2 से 3 पॉइंट लिखिए और दीर्घ उत्तरीय है तो 4 से 5 पॉइंट जरूर लिखिए। इसके साथ ही हमारे जो चैप्टर 2 का अर्थव्यवस्था का ये पूरा लेक्चर था, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे आप खुद से प्रश्न बना सकते हैं, कैसे आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे बनेंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो सकते हैं, इसकी हमने चर्चा की। जल्दी ही हम हाजिर होंगे अपने अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत धन्यवाद।